हमारी न्याय व्यवस्था इतनी लाचार है, इतनी कमजोर है कि अपराधी वकीलों के मदद से न्याय व्यवस्था को अंगूठा दिखा दे? क्या सरकार और जांच एजेंसी न्याय व्यवस्था के प्रक्रिया के आगे लाचार है? ऐसा क्या साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के जमानत केस में मांग लिया कि ईडी और सीबीआई के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई? जांच एजेंसियां इतनी लाचार क्यों दिख रही है? सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों से मनी रिकवरी के बारे में पूछा, जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अनिवार्य है, जिसमें रिकवरी होना ही चाहिए, अन्यथा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस नहीं बनता है। तो क्या इस शराब घोटाले के अपराधी छूट जाएंगे? और बहुत कुछ राष्ट्रीय कर्तव्य चैनल पे नमस्ते। आज हम दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी और सीबीआई के पास साक्ष्य का अभाव है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है, इसका क्या माने है, इस पर बात करेंगे। इससे आगे कि हम आगे चलें और आगे बढ़ें, डिस्कशन इस पर करें, मैं आग्रह आपसे करता हूं, मेरा निवेदन वही है कि अगर आप नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपका कमेंट्स हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने में मदद करेगा, और दोस्तों में शेयर करें, उन्हें भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। तो हम अब आप बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया का जमानत का केस चल रहा था। उस दौरान बहस के दौरान कुछ न्यायाधीशों ने जो ईडी और सीबीआई के वकील थे उनसे प्रश्न किया कि भाई आप रिकवरी कहां हुई, ये रिकवरी बताएं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में रिकवरी जो है वो अनिवार्य है, रिकवरी के बिना केस आपका नहीं बनता। लेकिन तो क्या अगर रिकवरी नहीं हुई तो यह केस जो है साबित नहीं होगा? इसके लिए हमें साक्ष्य के प्रकार पर जाना पड़ेगा। साक्ष्य आमतौर पर, वैसे तो बहुत प्रक्रिया है, लेकिन 3 तरह के हम साक्ष्य मतलब जो है किसी केस को प्रूव करने के लिए हम मान के चलते हैं। एक है ऑरल, जो कि कोई भी व्यक्ति अपना जो है बयान देता है, उसके आधार पर कोर्ट आगे चलती है। दूसरा है डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप सब जानते हैं। और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक और फॉरेंसिक साइंस के जो द्वारा साक्ष्य जुटाए जाते हैं, ये भी आप समझ लें, ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस के अंदर आता है। जांच एजेंसी जो है इसी साक्ष्य को जुटाती है, इसमें समय लगता है, और जांच एजेंसी का जो काम है वह इस पे बहुत ज्यादा बारीकी से देखना होता है उसको, और जांच का जो केंद्र बिंदु है वो इन्हीं सब चीजों पे चलता है। इस केस में जो अगर हम इसको देखें तो यह केस बड़ा ही खुले किताब की तरह है कि इसके अंदर पैसे तो लिए गए, लेकिन पैसा रिकवर एजेंसी के लिए बहुत ही मुश्किल है, हो नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि यह पैसा ऑलरेडी खर्च हो चुका है पंजाब और गोवा के इलेक्शन में। पैसा जो है मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, लेकिन इतने सातिर तरीके से हुआ है कि जांच एजेंसी के लिए बहुत ही दुर्लभ हो रहा है उसको साक्ष्य को इकट्ठा करना। लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का समय आ चुका है, और जो एविडेंस अभी तक चल रहा है हमारे साक्ष्य एक्ट के तहत, उसमें बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसकी मान्यता नहीं है। इसके लिए सरकार कानून बनाने जा रही है। सरकार को लाचार आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मजबूरी जरूर है कि जैसे जैसे नए नए तरीके इजाज होते हैं वैसे ही साक्ष्य भी बनाया जाता है। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि क्रिमिनल जो है 2 कदम आगे
होता है और पुलिस 2 कदम पीछे होती है। जब क्राइम होता है उसके बाद उसके काट को ढूंढने के लिए पुलिस काम करती है। तो यहां पर पैसे खर्च तो जरूर हुए हैं, लेकिन उसको कैसे प्रूव करना है, ये बहुत हद तक मुझे लगता है कि जो जांच एजेंसी है वो रिकवर कर ली होगी, क्योंकि सारा खेल व्हाट्सएप पे चल रहा था। तो उसके डाटा जैसे रिकवर हो जाएंगे, या जो हार्ड डिस्क वगैरह रिकवर हुए हैं अपराधियों से, तो उसके माध्यम से भी यह साक्ष्य इकट्ठा हो जाएगा। तो जो ऑब्जर्वेशन आज सुप्रीम कोर्ट का है, कल नहीं होगा। तो कुछ समय के लिए सरकार के विरुद्ध में जो परसेप्शन है, जो अपराधियों के जो नेता लोग हैं या उसके जो समर्थक हैं, वो दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अंतोगत्वा केस तो ये प्रूव होना ही होना है। इसमें मैं आपको एक चीज और गहराई से बताना चाहूंगा, कुछ तथ्यों के आधार पर, कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसकी कुछ अपनी परेशानी है और सरकार तथा जो जांच एजेंसियां हैं उनकी अपनी परेशानी है। अब सवाल ये उठता है कि न्याय व्यवस्था की क्या परेशानी। अगर पूरे भारत में आज हम देखें तो हमारे देश में लगभग 6 करोड़ के आसपास केस जो है वो पेंडिंग है, सभी अदालतों में मिला करके। इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 85% करीब जो है वो है, जो कि लगभग 5.3 करोड़ केस बनता है, जो कि निचली अदालत में है। अब इन केस में से आप ये देखिए कि 50%, अगर 6 करोड़ केस है तो 3 करोड़ केस तो सिर्फ स्टेट वर्सेज अदर्स है। अब आप देखिए कि स्टेट के ऊपर कितना बड़ा बोझ है, जांच एजेंसी के ऊपर कितनी बड़ी जो है जिम्मेवारी है उस केस को प्रूव करने की। और जो हमारे जो वीआईपी सिक्योरिटी है, इसमें पुलिस और दूसरे जो लोग हैं सुरक्षा एजेंसी के, और जो जांच एजेंसी के भी सदस्य उसी में से आते हैं। तो वे सारे के सारे, अब ईडी जो है वो उसका जो है रेवेन्यू सर्विस के लोग होते हैं, तो उसको छोड़िए, लेकिन बाकी जांच एजेंसी इफेक्ट पड़ता है वीआईपी सिक्योरिटी के अंदर। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि सरकार की व्यवस्था है, जांच एजेंसी की व्यवस्था है, और ये जो 50% केस है जो कि स्टेट वर्सेज अदर्स है, उसके जांच में होने वाले प्रक्रिया में जो देर होती है उसकी व्यवस्था है। इतना ही नहीं, मैं एक जानकारी आपको और देना चाहता हूं कि ये जो 6 करोड़ केस हैं, इसको अगर पूरी तरह से जो पेंडिंग केस है, इसको अगर चाहेगा सरकार और न्याय जो प्रणाली है उसके माध्यम से डिस्पोज ऑफ करना चाहेगा, उसको खत्म करना चाहेगा, तो 324-25 साल लग जाएंगे कम से कम। अब सोचिए कि कितनी बड़ी जो है हमारी व्यवस्था है कि हम किस तरह से किस उसमें चले रहे हैं, और इसी का फायदा जो अपराधी है और उसके वकील हैं वो करते रहते हैं। अब आपको और एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ये अभी जो हमारे ऊपर जो केस जो जितने पेंडिंग है और जो केस चल रहे मुकदमे, यह जीडीपी को पर असर डालता है। कैसे आपको बताऊं कि 1.5 से लेकर के 2% जीडीपी का जो खर्चा है वो केस मुकदमों में ही जाता है सरकार का। अब देखिए कि बजट का जो हमारा जीडीपी है उसका जो है कितना हिस्सा चला जाता है केस मुकदमे में, आप देखिए। और ये हिस्सा अगर ये न्याय व्यवस्था अगर सही ढंग से हो जाए और इसको जो है सही ढंग से जनता जागरूक हो जाए, केस ही कम, लोड ही कम पड़ जाए, क्योंकि ईमानदार होना बहुत जरूरी है जनता को। तो अगर जनता ईमानदार हो जाए तो केस ही कम हो जाएंगे, तो कितना विकास हमारे देश में होगा ये भी आपको देखने की जरूरत है। अभी जो जज की संख्या है उसमें बहुत ज्यादा कमी है। सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं, हाई कोर्ट में 1108 जज है, और डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है उनमें अगर पूरे देश के अंदर देखें तो 24,631 जज हैं कुल।
तो ये इतने जज जो हैं वो मिलकर के भी इतने बड़े जो पेंडिंग केस है इसको और नए जो केस रोज आ रहे हैं उसका निपटारा नहीं कर सकता। अब अगर हम इसी को देखें कि एक मतलब जो जज है कितने आबादी पर है, तो 10 लाख के आबादी पर 21 जज हमारे यहाँ है। और जबकि जो नीति आयोग है उसने जो अपना आकलन किया था, अपना जो है जो रिपोर्ट दिया है, उसके अंदर एक जज को 20,000 जनता के ऊपर करने के लिए सुझाव दिया। हालांकि ये भी बहुत कम है, क्योंकि अगर यूरोपियन देश से इसके तुलना करें तो ये जो है जो एक जज है क्या बोलते हैं यूरोप में एक मतलब जो क्या बोलते हैं जो 10 लाख की आबादी है, 10 लाख की आबादी है, उस आबादी पर 210 जज हैं और इतने ही आबादी पर अमेरिका में 1.5 लाख जज है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है कितनी परेशानियों के दौर से गुजर रही है, इसे सही करने के लिए क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए ये भी देखिए। एक तो नियमित सुनवाई होनी चाहिए। जो वकील तारीख पर तारीख लेकर के अपने क्लाइंट के पैसे लूटते हैं, जहां पर केस फिक्स होता है वहां भी 3 साल के गैप में फिर पैसे की मांग करते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं। लेकिन जो लोअर कोर्ट के हैं उनका तो केस पर हेयरिंग के हिसाब से, पर डे के जो हेयरिंग जो तारीख के हिसाब से पैसा वो अपने क्लाइंट से लेते हैं। और आप देखिए कि तारीख पर तारीख और फिर तारीख पर तारीख चलता रहता है। कारण यही है कि उसको अगर जितना देर कोर्ट में केस पेश करेगा, मतलब जितना देर लगाएगा उतना ही उसको पैसे की गारंटी रहेगी। लेकिन यही बहाने बहुत सारे होते हैं। आज मैं बीमार हूं, वकील कहता है मेरा क्लाइंट बीमार है, या गवाह नहीं है, ये नहीं है, मैं उसका करूंगा एग्जाम, ये सारी चीजें चलती है। तो ये जो है किसी भी हालत में उचित नहीं है। राष्ट्र हित में सरकार बहुत प्रयास कर रही है। अभी जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव हो रहा वो इसी का जो है एक प्रकलन है, जिसके बाद ही ये चीजें होंगी। चूंकि जो एग्जिस्टिंग कानून है अभी, उसके व्यवस्था से न्याय हमें नहीं मिल सकता। तो सरकार बहुत ही जोर शोर से लगी है। मोदी सरकार का मैं इस पर सराहना करूंगा कि उन्होंने जो है इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है। क्योंकि सरकार जो आश्वासन जनता से करके आती है, न्याय व्यवस्था के जटिल होने के वजह से ये पूरा नहीं हो पाता। क्योंकि आप ये देखिए कि एक गरीब बिना अगर उसके पास पैसा नहीं होता तो इस वजह से वो जेल में पड़ा रहता, जबकि उस जेल उसकी जो अवधि होती है सजा की, जो उस एक्ट के अंदर रूल के अंदर, उसके अंदर 6 महीने का होता है और 3 साल 5 साल तक जो है वो जेल में रहता है, क्योंकि उसके पास साधन नहीं है, उसके पास महंगे वकील नहीं होते हैं। वहीं पर जो पैसे वाले हैं वो लोग जो कि हमारे पैसे से ही इतने बड़े बने हैं, वो पैसा खर्च करके और अपने आप को बचा लेते हैं। रात में उनके लिए अदालतें खुलती हैं, लेकिन किसी गरीब के लिए खुलता हुआ अदालत नहीं सुना होगा। सरकार इस पर बहुत जोर दे रही है, करना भी चाहिए। हम सबको सरकार के काम को देखना चाहिए और उसमें शामिल होना चाहिए। हमें उनको मदद करना चाहिए जितना हो सकता है। मदद के बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ ये नहीं है कि सरकार के मंत्री के साथ बैठ करके हम मदद करें। नहीं, आप अपना वोट इस टाइप से करें कि जो भी अस्थाई सरकार दे उसको वोट करें और उसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बहुमत हो, ताकि कानून बनाने में उसको कोई परेशानी नहीं हो। और ये अगर करते हैं तो ये हमारे राष्ट्र हित में है। हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य था कि मैं इस पर आप लोगों को जागरूक करूं, और उम्मीद है कि आप इससे कुछ प्रभावित हुए होंगे और अपने साथ वालों को भी इस पर जो है अमल करने के लिए आग्रह करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वही आग्रह है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दूसरे को भी इसे फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें।